जय हिंद जय भारत साथियों। वेलकम टू डिफेंस वाला चैनल। मैं समीर त्रिपाठी, आपका हिस्ट्री एजुकेटर। और आज ये एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं क्योंकि बहुत वक्त से एनडीए एस्पिरेंट्स के अंदर एक बहुत मेजर सवाल होता है कि सर आखिर हिस्ट्री वाला पार्ट हम कैसे कवर करें। आखिर सर हिस्ट्री जो है वो इतना वास्ट है और उसमें से हम किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें, किन टॉपिक्स पे कम फोकस करें। सिलेबस इतना ज्यादा क्लियरली हमें मेंशन नहीं है एनडीए के नोटिफिकेशन में। तो आखिर कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, आखिर किस एरिया पे ज्यादा हमें पढ़ाई करनी है, किस एरिया से सवाल आते हैं, किस एरिया पे हमें ज्यादा पीवाईक्यू लगाने की जरूरत है, कहां से एनडीए का इंटरेस्ट ज्यादा है सवाल पूछने में। तो आज इसी क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और हम कोशिश करेंगे कि 2015 से लेके अभी तक हिस्ट्री के पेपर में जो भी ट्रेंड रहे हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर के आखिर वो मेनली एंशिएंट से आ रहे हैं, मेडिवल से आ रहे हैं, मॉडर्न से आ रहे हैं या वर्ल्ड हिस्ट्री से आ रहे हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से एनालिसिस से। उसके अलावा हम ये समझेंगे कि आखिर कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जिनमें हमें फोकस करना है फॉर एनडीए हिस्ट्री, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो पर्सनली मैं भी इस बात को समझ सकता हूं कि सर हिस्ट्री पढ़ना और उसमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना कुछ इस समान है कि मानो आप समंदर में किसी कोने में से मोती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप समंदर इतना विशाल है और आपको नहीं पता कि समंदर के किस कोने में आपको मोती मिलेगा, और मिलेगा भी तो कितनी गहराई पर मिलेगा आप उसको भी नहीं जानते हैं। तो हिस्ट्री का सिलेबस उसी समंदर के समान है और उसमें से सवाल जो आते हैं वो मोती के समान है। तो हमें ढूंढना यही है कि वो सर मोती हमें कहां से मिले जो हमें मार्क्स देकर जा सके। तो ओवरऑल हम कोशिश यही करते हैं कि सर एनडीए ने अभी तक जितने भी सवाल पूछे हैं हिस्ट्री के पर्टिकुलरली, उनका एक ट्रेंड, एक एनालिसिस देखते हैं कि आखिरकार ज्यादातर सवाल आते कहां से। और उस ट्रेंड और एनालिसिस का एक ओवरव्यू करने के बाद हमारे माइंड में शायद एक छोटी सी क्लियर इमेज बन जाएगी कि सर किन पार्ट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, रिसोर्सेज कौन कौन से रखने हैं, और हम अपने कैसे प्रिपरेशन को प्रिसाइज रख सकते हैं। इतने बड़े सिलेबस को आखिर इतने कम टाइम में हम कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही सारी बातें हम करने वाले हैं एंड एंड तक आते आते आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये एक छोटा सा एनालिसिस है जो मैंने बनाने की कोशिश की है इस बारे में कि सर आखिर अभी तक 2015 से लेके ये 2022 तक का एनालिसिस है हमारे पास। ठीक है, 2015 से 2022 का ये एनालिसिस शीट है। यहां पे बेसिकली हमने ये देखने की कोशिश की है कि आखिर थ्रू आउट द ईयर्स 2015 से लेके अभी तक एनडीए ने किस पार्ट से ज्यादा सवाल पूछे हैं, आखिर कितने सवाल एंशिएंट इंडिया से आए हैं, मेडिवल से आए हैं, मॉडर्न से आए हैं। मॉडर्न की जब हम बात करेंगे तो दो फेजेस में हमने मॉडर्न को डिवाइड किया हुआ है। एक है जो नेशनल मूवमेंट वाला फेज जो 1885 से शुरू हो जाता है, राइट। तो एक जो मॉडर्न इंडिया का फेज है वो 1885 से लेके 1997 तक चलता है। ठीक है सर। और एक जो फेज है वो हमें देखने को मिलता है, एक जो फेज है वो हमें देखने को मिलता है सर 1885 से पहले, कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले। तो एक फेज हमारा है 1885 से लेकर 1947 तक, 47 तक। दूसरा फेज जो हमें देखने को मिलता है वो 1885 से पहले का है, मतलब ब्रिटिश के आने से लेकर कांग्रेस के फॉर्मेशन तक का। इन दो पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है सर। मैं अगर 2015 की ओवरऑल बात करता हूं तो हमें एंशिएंट इंडिया से केवल 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मेडिवल इंडिया से केवल 4 क्वेश्चन अगेन, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक सवाल देखने को मिलता है, फ्रीडम स्ट्रगल से 6 क्वेश्चन आए थे, और अगेन मॉडर्न इंडिया बिफोर कांग्रेस उससे 6 क्वेश्चन आए थे। तो 2015 का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुआ था उन दोनों में ही हमें देखने को मिल रहा है कि एंशिएंट और मेडिवल से केवल 4-4 सवाल पूछे गए थे, लेकिन वहीं पर जो पूरा मॉडर्न इंडिया का टाइम पीरियड है वहां से टोटल हमें 6-6 सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो मेजर फोकस जो 2015 से हमें देखने को मिलता है वो यही है कि मॉडर्न इंडिया से हमेशा ज्यादा सवाल आते हैं। 2016 की मैं बात करूं तो दोनों पेपर को मिला के एंशिएंट इंडिया में से केवल 2 सवाल आए थे, ओनली 2। मेडिवल से अगेन ओनली 2। वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात करूं तो यहां पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था, वर्ल्ड हिस्ट्री पे 8 क्वेश्चन पूछे थे। और मॉडर्न इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सर टोटल हमारे पास क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं हमें सर 3 और 8। सर 3 और 8 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रीडम स्ट्रगल वाले पार्ट से, और लगभग हमें 8 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कांग्रेस के पहले वाले ब्रिटिश इंडिया वाले फेज से पूछे गए थे। ठीक है सर। 17 की मैं बात करूं अगेन एंशिएंट इंडिया से केवल 2 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं सर मेडिवल इंडिया से, सर हमारे पास 5 क्वेश्चन आए। वर्ल्ड हिस्ट्री से 2017 में एक भी सवाल नहीं आया। मैं बात करता हूं मॉडर्न इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वाले पार्ट से, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन आए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना मेजर पार्ट है ये, कितना इंपॉर्टेंट है। और उसी तरीके से ब्रिटिश पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो वहां से हमारे पास 8 क्वेश्चन आए हैं। तो
2017 से आप देखेंगे कि ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज होना शुरू हुआ। मेडिवल और मॉडर्न में सवाल आप देख रहे हैं कि बहुत कम ही रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस अब जो एनडीए के हिस्ट्री सिलेबस का हमें देखने को मिलता है वो मेनली हमें देखने को मिलता है सर वर्ल्ड हिस्ट्री से, और हमें देखने को मिलता है इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री से। मतलब फ्रीडम स्ट्रगल जहाँ से शुरू होता है, आप इसको ऐसा समझ के चलिए कि हमारा जो मेन फोकस है अब एनडीए के एग्जाम्स का, उनका मेन फोकस अब शिफ्ट हो चुका है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और उससे पहले वाले पीरियड से। तो अगर हम उसको ब्रॉड में समझें तो ऐसा समझिए कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन 1600 से लेके 1947 तक ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और इसको भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक चलता है 1600 से लेके 1885 तक, 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा फेज चलता है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का 1885 से लेके 1947 तक। तो इन दो पार्ट्स में ये सवाल पूछते हैं, और बहुत सारे सवाल 2017 के बाद से हमें इस फेज में देखने को मिलते हैं। एंशिएंट इंडिया पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती है एनडीए। मेडिवल इंडिया पे उनका बहुत मॉडरेट फोकस होता है, लेकिन मेजर फोकस जो होता है वो होता है वर्ल्ड हिस्ट्री पे और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पे। एंड पर्टिकुलरली प्री ब्रिटिश पीरियड जो है उसके, मतलब ब्रिटिश पीरियड जो है उस पर ज़्यादा फोकस है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड जो है उस पर इंडिया का फोकस बहुत ज़्यादा होता है। मैं बात करूं 2018 की, तो अगेन एंशिएंट से केवल एक सवाल हमें देखने को मिलता है। एंशिएंट से हमें केवल एक सवाल देखने को मिलता है। मैं मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात करता हूं तो हमें टोटल 5 सवाल देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से 4, सर मॉडर्न इंडिया जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे 3 सवाल, और प्री ब्रिटिश पीरियड से 11 क्वेश्चन। तो यू कैन इमेजिन कि सर यहाँ पर जो हमारे पास टोटल अप्रॉक्स 24 क्वेश्चन आए हैं, उनमें से 11 क्वेश्चन जो आए हैं वो ब्रिटिश पीरियड से आए हुए हैं। और ये ट्रेंड शुरू हो रहा है 2017 के बाद से। 2017 के बाद से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मॉडर्न इंडिया से हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। 2019 की अगर मैं बात करता हूं, अगेन एंशिएंट इंडिया से एक सवाल। तो थ्रू आउट द ईयर्स आप देख रहे हैं कि एनडीए एंशिएंट इंडिया से मोस्टली 1 या 2 सवाल पूछता है। मतलब अगर आप इस पूरे फिगर्स को उठाकर देखेंगे तो आपको मेजर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। 1 सवाल, 2 सवाल, मैक्स टू मैक्स 3 सवाल, उससे ज्यादा सवाल एंशिएंट इंडिया से नहीं पूछे जाते हैं। 2019 की जैसे मैंने आपको बात बताई कि अगेन सर एंशिएंट इंडिया से केवल एक क्वेश्चन आया था। सर मेडिवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं तो हमारे पास 11 क्वेश्चन हैं। मैं अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करूं तो हमारे पास 9 क्वेश्चन हैं, और मैं अगर ब्रिटिश पीरियड की बात करूं तो अगेन हमारे पास 9 सवाल हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सर ये वाली जो 3 लाइनें हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसके बारे में ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री पर्टिकुलरली, इससे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में ऑक्यूपेशन कैसा रहा, उन्होंने कब से आना शुरू किया और थ्रू आउट द ईयर्स उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, और 1885 के बाद से जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो वो जो आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी 1947 तक, आखिर वो किस तरीके से चली। मैं बात करूं 2020 में, तो उस साल एक ही एग्जाम हमें देखने को मिलता है। सर हमारे पास 1 क्वेश्चन है एंशिएंट से, मेडिवल से एक भी क्वेश्चन नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं है। 7 क्वेश्चन आए हैं फ्रीडम स्ट्रगल से, और 2 क्वेश्चन आए हैं ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है सर, 2021 और 22 ये 3 साल अब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बेसिक एनालिसिस ये 2020 तक का तो ठीक है, हम 21 से लेकर चलते हैं ताकि जो हमारा कमिंग एग्जाम है उसमें हमें ज्यादा आइडिया लगेगा। 21 से अगर हम देखें तो 21 के पेपर को आप देखिए, दोनों पेपर को मिला के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं एंशिएंट से, 7 क्वेश्चंस आए हैं मेडिवल से। मतलब 21 में ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने स्विच किया और मेडिवल से 7 क्वेश्चन दिए। उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री से केवल 3 क्वेश्चन दिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाले पार्ट से सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए, और ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री से केवल 5 क्वेश्चन दिए। तो 2021 के एनालिसिस की अगर बात करें तो यहां पर एक मेजर शिफ्ट हुआ था मेडिवल हिस्ट्री की ओर, जहां से उन्होंने मेजर पोर्शन 7 सवाल मेडिवल इंडिया से दिए थे, और केवल आप देखेंगे 3 और 4 सवाल जो हैं हमें मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। ग्रेट सर। 2022 के दोनों पेपर की बात करता हूं। सर एंशिएंट इंडिया से फिर से सवाल बढ़े, 2022 से एंशिएंट इंडिया के सवाल बढ़ना शुरू हुए। आप देखेंगे टोटल 11 सवाल पूछे गए एनडीए 2022 में। तो अभी तक जो ट्रेंड एनालिसिस चला आ रहा था कि सर एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल नहीं पूछे जा रहे थे, 2022 में अब आपको एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि 2022 में सीधे उन्होंने 11 सवाल पूछे। इसका मतलब ये कि सर अब एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 2020 तक एंशिएंट इंडिया से इतने सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब 2022 में आप देखेंगे कि 11 सवाल एंशिएंट इंडिया से पूछे गए। मेडिवल इंडिया से अगेन केवल 2 सवाल पूछे गए हैं। मैं अगर आपको बताऊं वर्ल्ड हिस्ट्री से तो हमारे पास केवल 3 सवाल हैं। अगर हम देखते हैं फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट तो सर 5 क्वेश्चन है, और ब्रिटिश इंडियन वाले पार्ट से भी केवल 6 क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर 2022 में उन्होंने मेजरली पूछा है एंशिएंट इंडिया से। तो 22 से ये देखा गया है जनरल एनालिसिस में, 23 वाला एनालिसिस भी हम देखेंगे कि सर एंशिएंट इंडिया पे उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है। मेडिवल इंडिया से कुछ चुनिंदा पार्ट आते हैं, तो हम इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, बट एक चीज़ हमने कंसिस्टेंटली देखी है कि वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री पे से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। मतलब वहाँ कभी भी आपको जीरो तो देखने को नहीं मिलेगा इस पूरे एनालिसिस में। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ तो 2022 से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर सवाल आने शुरू हो जाते हैं और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री उसी तरीके से मॉडरेट चलता है। ओवर द ईयर्स अगर आप सारी चीज़ों की बात करें तो असर आपको देखने को मिलेगा कि सर ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि सर 2015 में अगर हम कलेक्टिवली देखें तो हमारे टोटल आए हैं क्वेश्चंस सर 21। 2016 के पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन आए हैं 23। मैं 17 की बात करूं तो हमारे पास 28 क्वेश्चन आए हैं। मैं 18 की बात करता हूं तो हमारे पास हिस्ट्री में से टोटल, दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, दोनों शिफ्ट्स को मिला के हमसे टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं अराउंड 24। अब अगर आप देखें 2019 तो क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमसे लगभग 35 के आसपास सवाल पूछे गए हैं 2019 में। 2020 की बात करूं तो सिर्फ 10 क्वेश्चन आए हैं। 21 की मैं जब बात करता हूं तो 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जब मैं 22 की बात करता हूं तो लगभग दोनों पेपर्स को अगर मैं मिला दूं तो हमसे पूछे गए हैं 27 सवाल। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से ओवर द ईयर्स हिस्ट्री के सवाल बढ़ते गए हैं, कि पहले सिर्फ 10 या 12 सवाल दोनों एग्जाम्स को मिलाकर आ रहे थे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड पेपर को मिलाकर, लेकिन अब अगर आप देखें तो ओवर द ईयर्स ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम निकाल कर देखें तो 15 टू 17 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही हैं हिस्ट्री के, ठीक है। 15 से 17 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि हिस्ट्री के एग्जाम में हमसे पूछे ही जा रहे हैं, और 15 टू 17 क्वेश्चन अगर आप लेके चलते हैं तो रफली हमारे पास एक आंकड़ा बनता है लगभग 60 से लेके 72 मार्क्स के बीच का, राइट। अगर हम क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर दें तो 60 से लेके 72 मार्क्स का वेटेज हिस्ट्री 2020 के बाद से लेता हुआ आ रहा है। तो ये एक अच्छा खासा वेटेज है। अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ पर फंस जाते हैं तो आप डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा एज प्राप्त कर लेते हैं अपने रिजल्ट में। तो दिस इज द जनरल एनालिसिस। मैं पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ ताकि अगर आपको ये चीज़ देखनी होगी तो आप लोग काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। बाद में इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, ताकि आप जब बाद में एक बार बैठें और जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक जनरल ट्रेंड को समझ सकें। एक लास्ट जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि एंशिएंट इंडिया से अभी तक 2015 से लेके 2022 के दोनों शिफ्ट्स को मिला लिया जाए तो 24 क्वेश्चन आए हैं। 28 क्वेश्चन आए हैं मेडिवल से, वर्ल्ड हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आए हैं, और मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा फोकस वहीं पे है, ब्रिटिश पीरियड हो या फिर वो हम बात करें फ्रीडम स्ट्रगल की। अब देखिए 49 क्वेश्चन ब्रिटिश पीरियड से आए हैं और 55 क्वेश्चंस सर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से आए हैं। तो नो डाउट कि ये मॉडर्न इंडिया वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंशिएंट और मेडिवल की भी अगर हम थोड़ी प्रिसाइज तैयारी कर लें तो डेफिनेटली सर वो एरिया हमें कुछ मार्क्स देकर जा सकता है। बट हमारा मेजर फोकस होगा मॉडर्न इंडिया पे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से एनडीए हमेशा ज्यादा सवाल पूछता है, क्योंकि अगर आप देखें 30, 49 एंड 55, 30 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, लेकिन मॉडर्न इंडियन जो हिस्ट्री है उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं अगेन आपको मेंशन करना चाहूंगा कि सर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं 1600 से लेके 1947 तक का पीरियड, एंड नॉट ओनली दैट, उसके बाद तो जो हिस्ट्री आती है वो हिस्ट्री और पॉलिटी सेम हो जाती है। तो 1947 के बाद जो हम पढ़ते हैं वो हिस्ट्री और मोर ओवर पॉलिटी में पढ़ी जाती है, कि 5 ईयर प्लान्स की मैं बात करूं या जनरल डेवलपमेंट्स की बात करूं। तो इस एनालिसिस को आपको ध्यान से याद रखना है कि सर आखिर किस एरिया से कौन से सवाल पूछे गए हैं, और इस बात को आप मार्क कर लीजिए कि सर मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है सर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब मैं आ जाता हूं 2023 के पेपर में। सर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में मॉडर्न इंडिया से हमारे पास केवल 4 क्वेश्चन आए हैं, मेडिवल से 3 क्वेश्चन, और अगेन एंशिएंट से 6 क्वेश्चन। तो 2022 के बाद से एंशिएंट पर एनडीए ने फोकस करना शुरू कर दिया है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि सर मॉडर्न के साथ साथ हमें एंशिएंट पर भी फोकस करना है, क्योंकि आप अगर पिछली स्लाइड में देखें तो सर 2022 में लगभग 11 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, 11 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से आए हैं। और अगर मैं बात करूं 2023 के फर्स्ट शिफ्ट की तो हमारे पास 6 क्वेश्चंस आए हैं, और सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो टोटल 10 क्वेश्चन हमारे पास 2023 में आए हैं। तो वापस से एक शिफ्ट जो है 2022 के बाद से वो एंशिएंट इंडिया की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। तो आपको एंशिएंट इंडिया का पार्ट भी अब अच्छे से कवर करना है, क्योंकि कंसिडरेबली 6 से 7 क्वेश्चन वो पूछ ही रहे हैं ऑन एन एवरेज।
वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात करूं तो सिर्फ 2 ही सवाल हैं एज इट इज। 2023 का जो लेटेस्ट पेपर सितंबर में हुआ था उसकी मैं बात करता हूं तो मॉडर्न इंडिया से अगेन केवल 3 सवाल, मेडिवल से 4 सवाल, एंशियंट से 4 सवाल और वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 सवाल पूछे गए थे। तो आपको यहां पर यह चीज याद रखनी है कि ठीक है सर, मेडिवल वाला पार्ट अगर मैं छोड़ देता हूं तो उसके अलावा एंशियंट और मॉडर्न इन दोनों जगह से सवाल फंस रहे हैं। तो अगर मैं एंशियंट और मॉडर्न अच्छे से करके जा रहा हूं तो मैं इस चीज को लेकर तो श्योर हूं कि मैं 8 से 10 क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकता हूं। एंड 8 से 10 क्वेश्चन भी अगर मैं सही करके आता हूं तो ऑन एन एवरेज मैं 40 नंबर इजीली लेकर आ रहा हूं। तो एंशियंट इंडिया का जो ट्रेंड है एनडीए में हमें देखने को मिलता है वो 2022 से शुरू हुआ है और वो कंटिन्यू हो रहा है ओवर द 4 एग्जाम्स। एनडीए ने एंशियंट इंडिया से हिस्ट्री के सवाल पूछे हैं और कंसिडरेबल अच्छे अमाउंट में पूछे हैं। वहीं पे वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ सवाल हमारे आ रहे हैं लेकिन मॉडर्न और एंशियंट यहाँ पर मेन बना हुआ है। ठीक है सर, तो आई होप ये एक छोटा सा एनालिसिस आपको समझ आया होगा कि हमें किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ये चीज़ याद रखनी है कि 2022 से एंशियंट इंडिया पे फोकस बढ़ना शुरू हो गया है और मॉडर्न इंडिया तो सर हमेशा से सदाबहार रहा ही है। ये एक सिलेबस है, मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा था तो आप लोग सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिए सिलेबस को और आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा इस बात का कि सर ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है, राइट। अब इसमें भी अगर आप देखें तो ये वाला जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है और नीचे कुछ अगर हम आ जाते हैं तो वो इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री का है। यहाँ पर अब एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट तो इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। मॉडर्न इंडिया वाले पार्ट की जब मैं बात करता हूँ तो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट सर बहुत क्लियरली मेंशनड है, लेकिन सर मेरे पास एंशियंट इंडिया को लेकर कुछ भी क्लियरेंस नहीं है। उन्होंने क्या लिखा है, अ ब्रॉड सर्वे, क्या लिखा हुआ है सर, अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। किस चीज का ब्रॉड सर्वे सर, इंडियन हिस्ट्री का, कहां से कहां तक वो उन्होंने नहीं बताया है। इंडियन हिस्ट्री मतलब पूरी इंडियन हिस्ट्री, मानव के इतिहास से लेके प्रेजेंट डे तक हर एक हिस्ट्री का। और वहां पे भी मेजर फोकस उनका किस पे होगा सर, मेजर फोकस है कल्चर और सिविलाइजेशंस पर। तो यहां पर सर एक सवाल आ जाता है कि किन टॉपिक्स पे मेजरली फोकस करना है। तो चलिए टॉपिक्स को भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि आपके लिए ये एक छोटा सा रेफरेंस पॉइंट मैंने बना दिया है कि एंशियंट हिस्ट्री की जब मैं बात करता हूं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। स्टोन एज से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं बट समहाउ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि सर मेसोलिथिक और ये सारे पीरियड कौन से होते हैं, बीसी एडी कौन सा होता है। शुरू होती है हमारी बात इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, महाजनपदा, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, प्री मौर्यन फेज, पोस्ट मौर्यन फेज, संगम लिटरेचर, गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। और इसी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो सर पोस्ट मॉडर्न में हमारे पास जितने भी फॉरेन सर, इंडो ग्रीक सर, शक, कुषाण, पार्थियंस, इनके बारे में भी हमें चर्चा करना है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न में इनके बारे में मेजर चर्चा होती है। संगम एज की जब हम बात करते हैं तो संगम लिटरेचर से हमें कुछ सवाल देखने को मिल जाते हैं। गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम मेनली बात करते हैं सर राष्ट्रकूटास के बारे में, गुर्जर प्रतिहारास के बारे में, पालास के बारे में और राजपूत पीरियड के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं एंशियंट इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको बहुत मेजरली फोकस करना है। मेडिवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सर जहां से एक फॉरेन कॉन्क्वेस्ट, इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट या मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट शुरू हो जाता है, हमें वहां से अपनी स्टोरी को शुरू करना है। दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करनी है। सदर्न किंगडम्स उस टाइम पे जो पांड्यन चोला किंगडम है उनके बारे में थोड़ी चर्चा होगी। विजयनगर एम्पायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहां से। मुगल एम्पायर सर एक अच्छा टॉपिक है। भक्ति सूफी मूवमेंट से अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी एक बहुत ही कंसिडरेबल पार्ट है। अगर मैं सारे पीवाईक्यूज को उठाऊं 2015 से लेके अभी तक तो भक्ति सूफी मूवमेंट से अप्रॉक्स 6 सवाल पूछे गए हैं। और मराठा एम्पायर अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पर मेन फोकस जो होता है वो राजाओं की हिस्ट्री पर नहीं है, यहाँ पर मेन फोकस है उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर, सर उनके रिफॉर्म्स पर कि सर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा है, आर्ट एंड कल्चर कैसा रहा है इनके दौरान, इन चीज़ों पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए वो इसी चीज़ का होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किस किस राजा के अंडर में हुए हैं, मेजर उनके क्या क्या फॉरेन अटैक्स कब हुए हैं। विजयनगर एम्पायर की जब मैं बात करता हूँ तो एस्टेब्लिशमेंट और विजयनगर एम्पायर का अगेन कल्चर और कैसा आर्ट एंड कल्चर था। मुगल एम्पायर में भी सेम चीज़ के ऊपर फोकस होता है। और भक्ति सूफी मूवमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से मूवमेंट चले, कौन कौन से सेक्ट्स बने, इनके ऊपर सवाल आते हैं। और कुछ छोटे छोटे टेक्स्ट के ऊपर आते हैं कि ये पर्टिकुलर किताब किस सेंट ने लिखी है या ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, राइट। ओके सर, नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात करता हूँ तो सर अगेन वो तो हमारे माइंड में थोड़ी सी क्लियर है कि सर एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर 1600 से लेकर उन्होंने क्या क्या मेजर चेंजेस किए हमारे पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या क्या रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, आखिर कैसे उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे भारत का कॉन्क्वेस्ट किया और कैसे इंडियंस ने 1857 में आखिरकार अपनी आवाज़ उठाई और उनका विरोध किया। उसके अलावा ट्राइबल पीजेंट रिवोल्ट कौन कौन से हुए उनके दौरान में,
और कैसे 1885 से एक इंडियन रेनेसा की हम बात करना शुरू करते हैं, जो राजा राम मोहन रॉय हो गए या ईश्वरचंद विद्यासागर की मैं बात करूं, तो ऐसे कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए जिन्होंने एक इंडियन रेनेसा की बात करनी शुरू की और हमने रियलाइज करना शुरू किया कि सर आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें वो चाहिए। फॉर्मेशन होता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का और एक नया फेज शुरू होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरीज के बीच में। देन 1919 से हम सभी जानते हैं कि सर गांधी जी का एक फेज शुरू हुआ जिसे गांधी एरा कहा और वो 1947 तक चला। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम छोटी मोटी बातें करेंगे कि आखिर 5 ईयर प्लान क्या क्या हुए, आखिर किस तरीके से हमने अपने देश को स्टैब्लिश किया, आखिर कैसे इतनी विकट परिस्थितियों में भी हमने अपने देश की डेमोक्रेसी को बनाए रखा और क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स किए। ठीक है सर। वर्ल्ड हिस्ट्री की जब मैं बात करता हूं तो सर रेनेसा, इस सब के बारे में हम अपनी क्लासेस में बात करेंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप इस बारे में। और जो भी हमारे सेशंस होंगे हम उसमें पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। कुछ रेफरेंस बुक्स हैं उनको भी पढ़ना है। तो रेनेसा पीरियड हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, कॉन्सेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन, पंचशील, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एटसेट्रा, रोल ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं ये वाले जो टॉपिक होते हैं ये तो आपके पॉलिटिकल साइंस में भी कवर हो जाते हैं। मेजर हिस्ट्री की जब मैं बात करता हूं तो सर हिस्ट्री में हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं वर्ल्ड वॉर 2 तक, राइट सर। अब सवाल ये आता है कि सर इतना मेजर सिलेबस है और क्वेश्चंस हमारे पास अप्रॉक्स 17 से 18 आ रहे हैं, तो क्या हमें हिस्ट्री की तैयारी उतनी शिद्दत से करनी चाहिए या इतना फोकस करना चाहिए? तो मेरा आपसे केवल एक ही सजेशन होगा कि बिल्कुल आप कोशिश कीजिए कि हिस्ट्री को भी आप प्रॉपर टाइम दें। सिर्फ एग्जाम नहीं, ये हिस्ट्री आपको एग्जाम के बाद भी हेल्प करेगी। सर कैसे? जब आप एसएसबी में जाएंगे, जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, ग्रुप डिस्कशंस में जाएंगे, तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपका जो नॉलेज पार्ट होगा वो इतना ब्रॉड हो चुका होगा कि आप अपने पॉइंट्स को अपने तर्क के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। कि सपोज आपने बात करनी शुरू की, हम जैसे बात करते हैं कि कोई भी एक विचारधारा उठ के आई, मान लीजिए वेदों के बारे में ही चर्चा होनी शुरू हुई या ग्रुप डिस्कशन में चर्चा होनी शुरू हुई कि विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो विमेन को राइट देना किस हद तक सही है, या विमेन को कौन कौन से राइट्स दिए जाने चाहिए, या विमेन राइट्स की बात कहाँ से उठनी शुरू होती है। तो वहाँ पर आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रख सकते हैं कि सर भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि विमेन को हमेशा से एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई थी। वैदिक सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमें कई सारी विमेन सेंट्स, सेजेस देखने को मिलती हैं, वो गार्गी हों और उनके अलावा भी कई सारी सेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ भी किया और उन्हें हराया भी है। और माना जाता है कि वैदिक एज को गोल्डन एज भी माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके विमेन की सिचुएशन डिटेरियोरेट होने लगी। तो आप इस तरीके से अपने तर्क को रख सकते हैं, तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि आप कितने इफेक्टिव होंगे उस पूरे ग्रुप में जब अपनी बातों को एक तर्क के साथ प्रेजेंट करेंगे। और उस तर्क को देने के लिए जरूरी है कि आपका ज्ञान जो है वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो कहीं ना कहीं, और वो आपको अलग करेगा ये इतिहास का ज्ञान, क्योंकि इतिहास ही है जो हमें बताता है कि ओवर द टाइम हमने कैसे कैसे बदलाव किए हैं और कैसे हम आज जो सोसाइटी में रह रहे हैं हम उस सोसाइटी को कैसे अपना एक अहम हिस्सा बना पाए हैं। ठीक है, ओके सर। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो फोकस करनी है। आई होप आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कहीं भी नहीं जाना है। आपको बुक्स अगर नहीं भी मिल रही हैं तो इन सब की पीडीएफ्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप जाके इन बुक्स को सर्च करेंगे तो आई थिंक दीज आर द बेस्ट रेफरेंस बुक्स। एनसीईआरटी ही हैं ये सारी, बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये ओल्ड एनसीईआरटी करिकुलम है ये, और जितने भी पीवाईक्यूज आते हैं आप इन सारी बुक्स को रेफर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका इन किताबों में से कवर हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन सारी बुक्स आपके पास इनकी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड स्टिक टू दीज ओल्ड एनसीईआरटीज, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कंसाइज है, बहुत प्रिसाइज है, एंड आपके प्रिपरेशन के लिए भी बहुत अच्छी हैं। एंड इतनी कोई बड़ी किताबें भी नहीं है, अगर आप मन लगा के पढ़ने बैठते हैं तो मुझे लगता है 2 से 3 घंटे में आप एक किताब को इजीली खत्म कर सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बुक 6 से लेकर 12 तक की, ये ओल्ड एनसीईआरटीज हैं। अगेन इस बात का ख्याल रखना है कि ये सारी ओल्ड एनसीईआरटीज हैं। मैंने राइटर्स के नाम भी मेंशन कर दिए हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे आपको इन सभी की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी इस बात को लेकर कि हिस्ट्री को पर्टिकुलरली लेकर आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे थे, अब शायद आपके दिमाग में एक छोटा सा क्लियरेंस आ चुका होगा, आपको पता चल चुका होगा कि हमें मेजरली किन पार्ट्स पे फोकस करना है और किन किताबों को रेफरेंस लेकर चलना है, राइट। अगर इसके अलावा भी आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन पूरा आपका ही है। प्लीज़ अपने सजेशंस, अपने डाउट्स, अपने जो भी विचार है वो वहां पर बिल्कुल प्रेजेंट कीजिएगा। और जाते जाते मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, कि कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज तुम्हारा वक्त है कल हमारा दौर आएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपने पेरेंट्स और अपनी कंट्री को प्राउड फील कराइए। जय हिंद, जय भारत।